नमस्कारम सभी विद्वान जनों को। कैसे हैं आप सभी? आज स्टार्ट करते हैं अपना जो मेंस की और मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो सीरीज चल रही है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो हमने कार्ल मार्क्स के दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ऐतिहासिक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसी कड़ी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज तुलना करेंगे कार्ल मार्क्स और डेरेनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत की। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, डेरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। एक और बात देखो, जो मेंस की तो चल ही रही है, आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ हो रही है। ओके भाई, मैंने जी प्रीलिम्स के लिए भी, जीएस सेक्शन के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मोस्टली हिस्ट्री खत्म हो गई है, मतलब 80%, और 90% आपकी पॉलिटी खत्म हो गई है। कल मैंने एक पॉलिटी की इकोनॉमिक्स की क्लास भी पढ़ाई थी। उसके बाद 4 से 5 मैंने 4 टेस्ट सीरीज भी करा दी जीएस के लिए। ओके, तो भाई प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करते रहे क्या क्या पढ़ा दिया है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले डेरनडॉर्फ का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। देखो, दोनों ही डायलेक्टिकल अप्रोच अपनाया है, दोनों ने ही अपने सिद्धांत को पढ़ाने के बताने के लिए। तो डेरनडॉर्फ का सिद्धांत क्या है, उनकी बुक का, हाँ, बुक याद रखेंगे, क्योंकि जब हमें मेंस आंसर राइटिंग में लिखनी होगी तो हमें बुक, अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं देखो, अगर इन पे काम करते हैं ना तो एक्स्ट्रा हमें मार्क्स मिलता है। बुक का नाम डाल देंगे कि डेरनडॉर्फ साहब ने भाई अपना सिद्धांत किस बुक में दिया, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक में दिया। तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ के आया है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे जो आजकल बाजार में मार्केट में छोटे छोटे राजन टाइप में वो मिलते हैं, उनमें से याद करके रट्टा मार के लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुलना कराऊंगा। पहले, इससे पहले डेरेनडॉर्फ ने क्या बोला है इसके बारे में समझ लेते हैं। इनका संघर्ष सिद्धांत शक्ति और सत्ता पर आधारित है। ओके, किस पे आधारित है? शक्ति और सत्ता, अथॉरिटी पर। थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए कि शक्ति और सत्ता क्या है। जस्ट सेकंड, क्या है? देखो, शक्ति और सत्ता में, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। पावर एंड अथॉरिटी, ये क्या है? शक्ति, पावर, पावर, और सत्ता क्या है? अथॉरिटी क्या है? दोनों में क्या अंतर होता है? जब जब शक्ति को, जब पावर को वैधानिक स्वीकृति मिलती है, और किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, तब वो शक्ति क्या बन जाती है? जब सत्ता बन जाती है। जैसे कि नौकरशाही, अब लोगों की ही तो उसको स्वीकृति मिली हुई है, लोगों की सहमति है और स्वीकृति है उस शक्ति को, तो वो क्या बन गई है भैया? वो बन गई अथॉरिटी। अब उसकी बात को कोई नहीं टालेगा। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया है ना? और रही बात शक्ति की, तो मेरे पास शक्ति है, मैं अपनी बात कितने लोगों को मनवा सकता हूँ? लास्ट एक लोगों को, दो लोगों को, मैं 1000 लोगों को थोड़ी ना मनवा सकता हूँ, मैं पूरे भारत में अपनी बात थोड़ी ना मनवा सकता हूँ। तो वो क्या है? शक्ति है। और सत्ता क्या है? जो पूरे के पूरे लोगों के द्वारा सहमति और स्वीकृति हो। ठीक है, चलो उसके बाद ये क्या कहते हैं, इन्होंने शक्ति की अवधारणा, हाँ ये भी पॉइंट है भाई प्रीलिम्स के लिए, क्या है, इन्होंने शक्ति की अवधारणा कहाँ से ली है? मैक्स वेबर से ली है। ठीक है, ओके। तो देखो, अब इन्होंने कोट बोला है, क्या स्टेटमेंट दिया कि शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है, पावर इज लास्टिंग सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में यही रख के पूछ ले, यही रख के पूछ ले, तुलना ना करवाए कि भाई हम मार्क्स का और डेरनडॉर्फ का हम देते ही नहीं, हमें तो बस ये बता दो कि डेरनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत क्या है। और वो ये भी लाइन ना रख के ये पूछ लेगा कि शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है, पावर इज लास्टिंग सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस पे आप 250 वर्ड्स लिख दो, तो कोटेशन भी आप याद रखेंगे। अब इस कोटेशन के हम प्रूफ करेंगे कि इस मतलब क्या बोला है और क्यों बोला है और क्या तर्क दिए हैं, और इस तर्क के पीछे इसका पूरा सार। डेरेनडॉर्फ साहब क्या बोलते हैं कि शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है। ठीक है, चलो इनके सिद्धांत को हम अवपीड़क का सिद्धांत भी कहते हैं, कोएर्सिव थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शक्ति क्या है? आवश्यक रूप से भाई क्या है करती है? वो पीड़ा ही तो देती है सामने वाले को, आवश्यक रूप से। तो अब डेरेनडॉर्फ ने क्या बोला, आगे बोलते हैं कि समाज की प्रत्येक संस्था दो भागों में बटी होती है। ठीक है, संस्था के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन अब इतना समझ लो कि ये संस्था बोला है उन्होंने, समाज की प्रत्येक, वो, हाँ, कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते थे कि दो वर्ग होते हैं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि समाज की प्रत्येक संस्था दो भागों में बटी होती है। पहली संस्था को इन्होंने क्या नाम दिया? सत्ताधारी भूमिका समूह। भाई ये जो वर्ड्स लिखा है ना, ये जो सत्ताधारी भूमिका समूह, डिट्टो आपको ऐसे ही लिखना है।
अपनी तरफ से कोई वर्ड्स बना के मत लिख देना। दूसरा क्या है, शासित भूमिका समूह, इंग्लिश में रूल्ड क्लस्टर ऑफ रोल्स और रूलिंग क्लस्टर ऑफ रोल्स। ओके, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट है, सत्ताधारी भूमिका समूह। भाई इसके पास क्या है, सत्ता या सत्ता है, अथॉरिटी है। इनके पास क्या है, सत्ता कम है। इनके पास क्या है, जब सत्ता या सत्ता है तो ये क्या है, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं, हर चीज को आसानी से मनवा लेते हैं। और भाई इनके पास हितों की पूर्ति कम होती है, ये अपने इंटरेस्ट की पूर्ति कम कर पाते हैं। और कभी कभार तो होता क्या है भाई, ये कर ही नहीं पाते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जो रूलिंग क्लस्टर ऑफ रोल्स है वो क्या है, अपने स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास शक्ति खत्म हो जाए, तो ये चाहेंगे कि भाई मेरे पास शक्ति या अथॉरिटी बनी रहे। और ये क्या चाहेंगे, शासक समूह क्या चाहेगा, ये बदलना चाहते हैं। भाई हर कोई चाहेगा कि मेरे पास शक्ति कम है तो मैं इसको और लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, एडवांस करना चाहता हूँ शक्ति को। तो ये अपने स्टेटस को क्या है, वो बदलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब एक तरफ तो ये स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ क्या है, ये लोग स्टेटस को बदलना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, अब इसमें संघर्ष होगा दोनों में। जब संघर्ष होगा तो क्या होगा, सत्ता की प्राप्ति की अथॉरिटी की प्राप्ति की जाएगी। ठीक है, यही है इनका संघर्ष सिद्धांत। मोटा मोटा समझ आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इन्होंने बताया कि समाज में दो संस्थाएं होती हैं और किसके लिए लड़ती हैं। पहली बात तो किसके लिए लड़ती हैं, ये अथॉरिटी के लिए लड़ती हैं। मार्क्स की तरह नहीं कि पूरी व्यवस्था को बदलना है, नहीं, ठीक है। तो एक के पास ज्यादा शक्ति है, एक के पास कम है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो अपनी हितों की पूर्ति आसानी से कर लेता है, जिसके पास शक्ति कम है वो हितों की पूर्ति नहीं कर पाता। और जिसके पास शक्ति है वो अपने स्टेटस मेंटेन रखना चाहता है, स्टेटस को, और जिसके पास नहीं है वो स्टेटस को बदलना चाहता है। तो दोनों फिर आखिर में एक संघर्ष होगा और सत्ता बदल जाएगी। दोनों में क्या होगा, सत्ता, फिर सत्ता पे क्या आ जाएगा, एक नया नया समूह आ जाएगा, सत्ता पे काबिज हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब तुलना कर लेते हैं डेरेनडॉर्फ और मार्क्स के सिद्धांत की, संघर्ष सिद्धांत की। देखो मैंने संघर्ष सिद्धांत मार्क्स का तो उसमें पढ़ा दिया था ना पहले वाले लेक्चर में, तो आपको वहां से देख लेना है। ठीक है, चलो अब डेरेनडॉर्फ और मार्क्स के सिद्धांत की तुलना कर लेते हैं। बात सीधी साफ है। डेरेनडॉर्फ देखो संघर्ष का आधार क्या बनाते हैं, क्या मानते हैं, अथॉरिटी को हाँ, बताते हैं कि भाई संघर्ष किस आधार पर होगा, अथॉरिटी के आधार पर होगा। वहीं मार्क्स दूसरी तरफ किस पे, संघर्ष का उनका आधार क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, संपत्ति के आधार पे ही क्या संघर्ष होगा भाई, क्रांति होगी, बुर्जुआ वर्ग क्रांति करेगा। ठीक है, ये वर्ड्स डिट्टो लिखने हैं आपको। दूसरा, डेरेनडॉर्फ के सिद्धांत का केंद्र क्या है, देखो डेरेनडॉर्फ औद्योगिक समाज की बात कर रहे हैं, पूंजी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो किस पे बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, औद्योगिक समाज में बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पूंजी का स्वरूप बदल जाता है, पूंजी पूंजी का स्वरूप बदल जाता है, बदल जाता है। अब देखो मैंने कहाँ पढ़ाया है, जब मैं वर्ग संघर्ष में, जब आलोचना में डेरेनडॉर्फ के बारे में बताया था, उन्होंने क्या कहा था, वो भी लाइन आपको भाई वहां से उठा के ना इस डेरेनडॉर्फ वाले उसमें कॉलम में लिख देनी है। वो कहते हैं कि पूंजी का स्वरूप बदल गया, कैसे बदल गया, और कैसे बदल गया कि आज जो हमारे पास कोई मिडिल मध्यवर्ती आदमी है, ठीक है, मिडिल ग्रुप में आदमी है, तो उसने अपनी पूंजी कहाँ लगाई, शेयर मार्केट में लगा दी। तो पूंजी का रूप कैसे बदल गया, इक्विटी, भाई कॉर्पोरेट पूंजी में बदल गया, नहीं बदल गया। तो वो बात करते हैं भाई पूंजी का स्वरूप बदल गया है, तो अब व्यक्ति क्या होगा, उसकी संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, मार्क्स क्या बताते हैं कि भाई सिद्धांत का केंद्र क्या होगा, उत्पादन के मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली होगी, उत्पादन पद्धति होगी। और एमओपी तो मैंने आपको बताया था कि एमओपी में क्या क्या होता है। इन्होंने पूरा एमओपी के आधार पर तो संघर्ष का सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकतावाद की व्याख्या की है। ओके, ये 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकी विधि क्या है, डेरेनडॉर्फ साहब की आनुभाविक है तथा ऐतिहासिक विधि का बहुत ही मिनिमम यूज करते हैं। और भैया इनकी तो पूरी ऐतिहासिक भौतिकतावाद है, इनकी विधि तो पूरी हिस्टोरिकल है। इनकी डेरेनडॉर्फ की हिस्टोरिकल नहीं है, मार्क्स की क्या है, पूरी हिस्टोरिकल है। इन्होंने तो पूरी की जो एक्सप्लेन किया है हिस्टोरिकल मेथड पे ही किया है। सॉरी, अब क्या है चौथा पॉइंट क्या है कि डेरेनडॉर्फ क्या करते हैं, संघर्ष को
निर्देशित एवं संस्थाकृत किया जा सकता है। डेरेनडॉर्फ, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरेनडॉर्फ कहते हैं कि संघर्ष को क्या किया जा सकता है भाई, चैनलाइज किया जा सकता है, इसको इंस्टीट्यूलाइज, हाँ इसको संस्थाकृत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि संघर्ष जो होगा ना वो ऊपर के लेवल तक नहीं पहुंचेगा और ना ही पूरा जड़ों में फैलेगा। अब जब ये नहीं ऊपर, ना तो ऊपर जाएगा ना पूरे जड़ में जाएगा, तो क्या है वो पूरी व्यवस्था बदलेगी ही नहीं उसका समाधान बीच में ही हो जाएगा। मतलब संघर्ष की जो शक्ति है, क्या है, संघर्ष की जो शक्ति है वो बीच में ही दब के खत्म हो जाएगी, उसका समाधान बीच में निकाल दिया जाएगा। और डेरेनडॉर्फ इसके लिए उपाय भी बताते हैं कि अभी संघर्ष को कैसे चैनलाइज किया जाएगा, किन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि समाज में ना छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं और उन संस्थाओं को उन्होंने क्या नाम दिया है, याद रखना क्या है, आईसीए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, हिंदी में क्या है, आदेश सूचक समन्वित समाज। ये क्या है, संस्था है, ये क्या है, नॉर्म्स हैं जो समाज को गवर्न करते हैं। छोटी छोटी संस्थाओं से लेके बड़ी बड़ी संस्था बनी है समाज में, ताकि समाज को क्या कर सकें, अपना नियंत्रित, हाँ नियंत्रित, समाज को नियंत्रित कर सकें। इसीलिए क्या है, इसके माध्यम से संघर्ष को क्या किया जा सकता है, चैनलाइज किया जा सकता है। ओके। और मार्क्स क्या कहते हैं कि संघर्ष की शक्ति क्या है भाई, ये चैनलाइज नहीं हो सकती, ये क्रांति के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था को बदल देती है। मतलब संघर्ष चैनलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी नहीं भूलना है इसमें से आपको। ये तुलना हो गई। और दोनों में समानता क्या है भाई, दोनों समाज में संघर्ष, दोनों का प्रोस्पेक्टिव कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट वाला है। तो समाज में संघर्ष अपरिहार्य है, दोनों बताते हैं कि भाई क्या है, समाज में संघर्ष तो होगा ही। और दोनों का प्रोस्पेक्टिव कैसा है, डायलेक्टिकल है, संघर्ष द्वंद्वात्मक। ये भी कहते हैं कि संघर्ष जो हो जाए द्वंद्वात्मक होगा। तीसरा क्या है, संघर्ष से ही समाज के नियति तय होती है तथा सामाजिक परिवर्तन भी होता है। संघर्ष से ये बताते हैं कि समाज की नियति तथा सामाजिक परिवर्तन भी होता है। ओके, तो चीजें क्लियर है आपकी। चलो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपना। क्या है, मार्क्स और डेरेनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत की तुलनात्मक व्याख्या करें। तो पहले जब कह रहा है ना कि डेरेनडॉर्फ की संघर्ष के सिद्धांत की, तो थोड़ा सा तो मार्क्स का लिख देना आप। हाँ 10 से 12 जो आप टेबल बना देना, जो मैंने आपको मार्क्स की बताई थी वर्ग संघर्ष की, कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, पूंजीवादी और सर्वहारावादी। उसमें बता देना और संघर्ष को दिखा देना एक टेबल से, तो वो दिखा देना। उसके बाद डेरेनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत को बता देना है इस टेबल से, जो मैंने टेबल बताई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुलना बता देनी है, ये वाली टेबल तुलना बता दो और बस दोनों में समानता बता के सार बता दो कि सार क्या है, संघर्षी समाज की नियति तय होती तथा सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, टेबल, हाँ एक तो संघर्ष वाली मार्क्स वाली, दूसरी टेबल छोटी डेरेनडॉर्फ वाली, और तीसरी टेबल कौन सी है, ये तुलना वाली। 3 टेबल से बता के पूरा का पूरा 250। भाई मैं कह रहा हूँ 20 में से 12, 13, 13.5 नंबर तक कोई कहीं नहीं दे सकता, ले जाएगा नहीं तुम्हारे नंबर्स को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मिली होगी, प्रीलिम्स के लिए भी हाँ कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा, आईसीए और पूरा डेरेनडॉर्फ का कथन और निष्कर्ष पर जो सवाल आता है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। जय हिंद, हैव अ गुड डे।